Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about ONGC that has discovered recently oil and natural gas field in Arabic Sea blocks. So ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसकी मदद से हम लोग ज़रा देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या ऑयल या नेचुरल गैस के ब्लॉक्स हैं. सो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द सेगमेंट मेजर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया. तो एक बार ज़रा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन को ज़रा देख लेते हैं. सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम ऑयल एंड नेचुरल गैस का जहाँ एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है ऑयल एंड नेचुरल गैस को और फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिर मिड स्ट्रीम जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के थ्रू या शिपिंग के थ्रू करी जाती है, वो होता है मिड स्ट्रीम पार्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री. और फिर डाउन स्ट्रीम पार्ट होता है रिफाइनरीज और मार्केटिंग. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती हैं दे आर पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम, जैसे कि BPCL वगैरह, इनके पेट्रोल पंप्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द डाउन स्ट्रीम सेगमेंट. डाउन स्ट्रीम ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल लेकर के उसको फिर रिफ़ाइन किया जाता है. रिफ़ाइन करके ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं: नेचुरल गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एंड देन दे आर मार्केटेड थ्रू पेट्रोल पंप्स. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स. होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्यों मिलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? क्योंकि देखिए, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ द फॉसिल्स ऑफ डेड एनिमल्स और फिशेस. तो ओशन के अंदर खासकर आप देखिए इस तरह के जो फिशेस या बाकी मरीन एनिमल्स हैं, व्हेन दे डाई दे गेट सेटल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. उसके ऊपर से और सारा सैंड इकट्ठा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड गेटिंग डिपॉजिटेड, ये सैंड एक्सट्रीम प्रेशर लगाता है ऑन द लोअर surfaces of the sand, and because of the extreme pressure the lower surfaces of the sand get converted into a kind of rock, जिसको हम लोग कह रहे हैं sedimentary rocks. और उसी sedimentary rocks के बीच बीच में इस तरह के जो marine animals के जो fossils हैं वो रह जाते हैं. and these marine animal fossils are subjected to intense pressure. Due to that intense pressure it also leads to high temperature, and that intense pressure and high temperature leads to conversion of this मरीन एनिमल्स फॉसिल्स इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और रिफ़ाइन करके फिर अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एनर्जी. तो इस सब में लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स का वक्त लगता है जब एक मरीन फिश या मरीन एनिमल जो है वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाए. इस पूरा प्रोसेस में लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स का वक्त लगता है. एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि दीज क्रूड ऑयल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्योंकि ये अगर एग्जॉस्ट हो गए और जिस रेट से हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद इट विल टेक मिलियन ईयर्स फॉर देम टू रिप्लेनिश, एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर बात की जाए ऑयल फील्ड्स इन इंडिया की, तो ऑयल फील्ड्स इन इंडिया को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: ऑन शोर यानी कि हमारे लैंड के ऊपर, एंड ऑफ शोर यानी कि लैंड से थोड़ी दूरी पर कोस्टल एरिया में. कोस्टल एरिया में ऑफ शोर रीजन्स कहे जाते हैं ऑयल फील्ड्स के. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऑयल एंड नेचुरल गैस इज कंसर्न, क्योंकि ऑफ शोर एरिया में ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, खासकर कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे. और ऑफ शोर एरिया के कॉन्टिनेंटल सेल्फ में बहुत सारा ऑयल या नेचुरल गैस के जो फील्ड्स या ब्लॉक्स मिलने के चांसेस रहते हैं. अगर ऑन शोर ऑयल फील्ड्स की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा वैली इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी अपर ब्रह्मपुत्रा वैली, यहाँ पे ऑन शोर ऑयल फील्ड्स मिलते हैं. उसके अलावा राजस्थान का जो बाड़मेर एरिया है ये वाला, और गुजरात कोस्ट एरिया, ये 3 एरिया हैं जहाँ पे ऑन शोर ऑयल फील्ड मिलता है. जबकि ऑफ शोर ऑयल फील्ड की बात की जाए तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑयल फील्ड. वेस्टर्न कोस्ट ऑयल फील्ड दिस, यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंट जो ऑयल वेल्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल वेल है बॉम्बे हाई, यहाँ पे मुंबई हाई जिसको कहते हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 65% ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन. अभी APSC का एग्ज़ाम देना है तो
पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन आसाम को थोड़ा डिटेल में देखना होगा। तो आसाम इज oldest oil producing state in India and the main oil bearing area extends about 320 kilometers in upper Assam। ये वाला जो एरिया है ब्रह्मपुत्रा वैली का अपर असम में, यही वाला एरिया लगभग 320 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इज कंसर्न। यहाँ पे 3 मेन ऑयल ब्लॉक्स हैं। एक है डिगबोई ऑयल फील्ड विच इज़ इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट in Tipam Hills, which is oldest oil field in India. Digboi के अलावा we have Naharkatia oil field, which is also in Dibrugarh district on the left bank of Burhi Dihing river. और फिर तीसरा है मोरान हुगरीजान ऑयल फील्ड, दैट इज ऑल्सो इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं, दे आर इन अपर असम, ब्रह्मपुत्रा वैली। अगर ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन के एस्टिमेशन की बात की जाए तो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज ऑयल प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड एंड इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट टू मीट its energy requirement through oil. In fact, 80% of India's crude oil requirement is met through import, and that is why government is looking forward for policies to reduce oil import of India. तो कई सारे अप्रोच या पॉलिसी हाल फिलहाल में डेवलप की गई है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए। उसमें से एक पॉलिसी हाइड्रोकार्बन मिशन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसकी मदद से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का पोटेंशियल है उसको एक्सट्रैक्ट या लेवरेज करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं। 2025 तक 20% जो एथेनॉल है उसको ब्लेंड किया जाएगा विथ पेट्रोल, एंड दैट इज़ हाउ अगर हम ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया हमने पेट्रोल के साथ तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी, एंड दैट इज़ हाउ वी आवर ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल कम डाउन। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि सतत इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, मगअप करना होगा, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, सतत इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग यूज ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एज ऑटोमेटिव फ्यूल। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प की जो पॉलिसी है वो 2016 में लेकर के आई थी एनडीए सरकार बाय रिप्लेसिंग द नेल्प पॉलिसी। और हेल्प की पॉलिसी जो है दैट ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स एज फार एज ऑयल एक्सट्रैक्शन, मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन इज कंसर्न्ड। ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स का एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड मैपिंग इज कंसर्न्ड, एंड दैट इज हाउ हेल्प पॉलिसी वॉज वेरी मच यूजफुल in increasing overall production of oil and natural gas, and that is how it helps in reducing the India's overall dependence on oil import. Natural gas production की अगर बात की जाए तो natural gas, as you all must be knowing, it is primarily made up of or consists of methane commonly occurs। देखिए natural gas normally oil fields के ऊपर मिलता है, जैसे एक oil field हो गया ये, तो oil field जहाँ पे होगा उसके अपर रीजन में नेचुरल गैस कलेक्टेड तौर पे मिलता है। तो नेचुरली या मोस्टली आप कह सकते हैं कि नेचुरल गैस इज फाउंड इन द एसोसिएटेड फॉर्मेट विथ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के साथ एसोसिएटेड मिलता है नेचुरल गैस, लेकिन कहीं कहीं पे ये नेचुरल गैस फ्री फॉर्मेट में भी मिलता है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट एंड इट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल इन द फॉर्मेट ऑफ नेचुरल गैस फ्री फ्रॉम क्रूड ऑयल। जैसे अगर बात की जाए असम के अंदर, तो ये जो सेंट्रल असम वाला एरिया है, इस एरिया में आप देखोगे कि कहीं कहीं पे आपको पूरी तरह से फ्री नेचुरल गैस मिलता है, मतलब बिना क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस थोड़ा बहुत मिलता है। अदरवाइज नेचुरल गैस इज मोस्टली सीन इन एसोसिएशन विथ क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो इट इज़ ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में लगभग 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम नेचुरल गैस। उसके अलावा इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक या कॉमर्शियल यूज में भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी बसेज जो है नेचुरल गैस की मदद से चलती हैं, या फिर घरों में जो खाना बनाया जाता है कुकिंग पर्पज़ के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस फील्ड्स की अगर बात की जाए तो 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस फील्ड्स हैं, कच्छ एंड खंबात रीजन, दूसरा है अपर ब्रह्मपुत्रा बेसिन, मैंने आपको कहा कि जहाँ पे क्रूड ऑयल होता है वहाँ पे ठीक ठाक सा नेचुरल गैस में मिलता है, और तीसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन, यहाँ पे भी नेचुरल गैस मिलते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर एडवांटेज ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ऑन इट्स रोड टू गैस बेस्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है।
तो स्टार्ट आप ऐसे कुछ कर सकते हैं कि इंडिया एम्स टू अटेन नेट जीरो इमिशंस बाय 2070 and that is why development and use of natural gas will be an important step in attainment of this goal. फिर आपने लिख दिया significance of natural gas, तो natural gas is clean source of energy. ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होते हैं, एयर पोल्यूशन कम होता है नेचुरल गैस के इस्तेमाल से, इकोनॉमिकल भी है, यानी कि नेचुरल गैस उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बाकी सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के जितने एक्सपेंसिव। अबंडेंस में मिलता है नेचुरल गैस, वर्सटाइल है नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को कई सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कुकिंग, ऑटोमोबाइल या पावर जनरेशन के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस एज सोर्स ऑफ एनर्जी? सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइस डिस्टॉर्शन। नेचुरल गैस के प्राइसिंग को लेकर के एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने कराया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ लगभग 4-5-6 महीने पहले, जब मैंने किरत पारेख पैनल के बारे में बताया था। इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये मेंस एग्ज़ाम है तो आपको एग्जैक्टली नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, क्या कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना आपको बस याद रखना है कि नेचुरल गैस का जो हमारे देश में मार्केट है उसमें जो प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे नहीं है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सम फार्मूला विच टेक्स और इनकॉर्पोरेट्स the natural gas price in different markets of the world. So there is a very complex formula for determining prices of the natural gas, जिस कारण से natural gas का जो प्राइस होता है उसमें एक डिफरेंशियल चीज़ें देखी जाती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग देखी जाती है एज फार एज नेचुरल गैस प्राइस इन इंडिया एंड नेचुरल गैस प्राइस अक्रॉस द अदर वर्ल्ड मार्केट इज सीन। तो एक डिफरेंस देखा जाता है एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन, और इस कारण से हमारे देश का जो नेचुरल गैस मार्केट है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। टैक्सेशन सिस्टम कास्केडिंग है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगता है, अभी भी रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। डिस्प्यूट विथ प्राइवेट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स, जैसे कि केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमने भारत सरकार ने नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से कई सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी भारत सरकार के। रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक तरीके से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर नहीं रही, कह रही है कि हमारा बहुत सारा लॉस हो रहा है इसलिए हमारा आप शेयर बढ़ा दो। इस तरह के कई सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं भारत सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है, डिस्प्यूट विथ प्राइवेट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स एज फार एज नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन इज कंसर्न। इसका बेस्ट एग्जांपल है केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और भारत सरकार के बीच में डिस्प्यूट। सॉल्यूशन में आप कुछ लिख सकते हैं, आपको किरत पारेख पैनल का नाम मेंशन करना चाहिए अगर नेचुरल गैस पे सवाल है तो, क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस ऑफ किरत पारेख पैनल रिगार्डिंग नेचुरल गैस प्राइसिंग. This will help in addressing the problem of distorted price of natural gas, anomaly in natural gas market and cascading of taxes issue in natural gas. Further help, that is hydrocarbon exploration and licensing policy was adopted for streamlined exploration and extraction of natural gas and crude oil. ऐसा लिखा जा सकता है. The next article is about National Human Rights Commission on Sexual Harassment of Wrestlers. This topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. तो आपको तो पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में कई सारे जो टॉप के रेसलर्स हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह ओवर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन रेसलर्स. तो ये इसको लेकर के कई सारे दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है. जो टॉप के रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में कमेटी बनाई गई थी, एमसी मैरीकॉम कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी ने हाईलाइट किया द मेजर लैकुना इन फंक्शनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडीज़. इस एमसी मैरीकॉम कमेटी ने कहा कि कई सारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ में तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं, विच इज़ मैंडेटरी एज पर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसको शॉर्ट में कह रहे हैं पॉस एक्ट. तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वाली बात हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले कर चुके हैं, राइट, जिससे रिलेटेड हमने, मुझे लगता है लास्ट सैटरडे हमने एक केस स्टडी भी किया था. तो पॉस एक्ट के अंतर्गत एक आईसीसी होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स बॉडी में है ही नहीं. तो इसको लेकर के फिर अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि आखिर क्यों वहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर देयर वर नो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. अब ये न्यूज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ये इम्पॉर्टेंट है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से या इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, सिंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो इसको हम लोग देखते हैं. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अगर पढ़ना है तो पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, सम राइट्स
that must be available to an individual just by the virtue of being a human. तो इंसान होने के नाते जो राइट्स हमें अवेलेबल होने चाहिए उनको कहा जाता है ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स should be available to all humans irrespective of their race, sex, nationality, ethnicity, language, religion. ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी, टॉर्चर. आपको नहीं लगता है, सुन के लगेगा कि इंसान होने के नाते कम से कम ये चीज़ें तो दूसरे इंसान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए. राइट टू लाइफ, लिबर्टी, दीज मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल, जिसमें डिग्निटी, इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट, कैटेगोरिकल इम्परेटिव, डिग्निटी. सो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट्स. A right that to which everyone is entitled. Which set of rights are known as human rights? तो अब सवाल उठ गया कि आपने ह्यूमन राइट्स बता तो दिया कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं. ऐसे राइट्स जो हर एक इंसान को अवेलेबल होने चाहिए जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन. लेकिन आखिर एग्जैक्टली कौन कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स कहे जाएंगे, इसको पहली बार कैटेगराइज किया गया इन यूनाइटेड नेशन इन इट्स यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948. तो यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया 1948 में, जहां उन्होंने डिक्लेयर किया सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच शुड बी नोन एज ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ए बाइंडिंग डॉक्यूमेंट. यूनाइटेड नेशंस कोई भी डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग तौर पे इन्फोर्स नहीं कर सकता मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, बट एटलीस्ट यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद से यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिफाई किया कि विच सेट ऑफ राइट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली एज ह्यूमन राइट्स. तो कौन कौन से राइट्स को यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ह्यूमन राइट्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए यूनिवर्सली, वो जरा देखते हैं. एज पर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नो वन हैज़ राइट टू होल्ड यू इन स्लेवरी, नो वन हैज़ राइट टू टॉर्चर यू, यू हैव टू राइट टू रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ. तो इस तरह के कई सारे राइट्स हैं. नो वन हैज़ द राइट टू रॉन्गली इम्प्रिजन यू और फोर्स यू टू लीव योर कंट्री. इस तरह के कई सारे राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है एज यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि वर्ल्ड कंट्रीज़ को यूनिवर्सल तरीके से दुनिया भर में एक्सेप्ट करना चाहिए. बट ऑफ कोर्स दिस यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट. अब अगर अधिकारों की बात की जाए इंडिया में, राइट्स की बात की जाए इंडिया में, तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स. जैसे कि फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर लीगल राइट्स गारंटेड थ्रू अ लॉ, फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क अंडर एमजी नरेगा. देन देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम पार्ट 3 विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बट नॉट फंडामेंटल राइट्स. तो ये हैं 3 बेसिक अधिकार हमारे देश के, और इन अधिकारों को हमारे लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना, इन अधिकारों की हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी इंश्योर कराना, ये जिम्मेदारी है कोर्ट्स की. And courts are anyway burdened in our country with more than 3 crore cases pending in the courts. अब आप देख के बोलेंगे कि सर इसमें ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं. तो हमारे देश में क्या ह्यूमन राइट्स नहीं होता? बिकॉज हमारे देश में जो 3 मेन तरह के राइट्स हैं वो तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं. वेयर आर ह्यूमन राइट्स? कोर्ट्स को इन्हीं तीनों कानूनों को या 3 अधिकारों को इन्फोर्स कराने की कोर्ट्स की ऊपर जिम्मेदारी है. तो वेयर आर ह्यूमन राइट्स? इसका जवाब ये है कि देखिए, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स. इनफैक्ट जो भी राइट्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनमें से जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इम्पॉर्टेंट लगा या टाइम टू टाइम हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट लगा, उन्होंने क्या किया, उन अधिकारों को या तो लॉ का शेप दे करके या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन अधिकारों को इंसर्ट कर दिया. मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट करके कोई अलग से सेपरेट कैटेगरी है नहीं. जो भी ह्यूमन राइट्स हमें ज़रूरी लगे, जो हमें लगा कि लोगों तक अवेलेबल होना चाहिए, उनको हमने या तो कानून बना करके लोगों के लिए अवेलेबल कराया और उनको हमने सेप दे दिया लीगल राइट्स का, या फिर संविधान को अमेंड करके हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट का सेप दिया है. सो देयर इज़ नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ राइट्स नेम्ड एज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स आर अवेल्ड इन द फॉर्मेट ऑफ 3 राइट्स, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. एंड इसी कारण से हमारे देश के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है. मुख्य कारण यही है क्योंकि फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिसके फेस में या जिसके शेप में ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है, उनको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी तो कोर्ट्स की है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है ओवरऑल ह्यूमन राइट्स इंश्योर कराने की, और ह्यूमन राइट्स करके अलग से कोई सेपरेट कैटेगरी है नहीं.
दैट इज द बिग रीजन बिहाइंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्टिंग एज ए टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट डज नॉट नो कि व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स आर टू विच इट इज गिविंग प्रोटेक्शन। तो बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी बॉडी है, जिसको हमारे देश में बनाया गया है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1993। It is an independent statutory body established in 1993 as per Human Rights Act of 1993. It is a watchdog of human rights in the country. अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाए तो it consists of a chairperson and 5 full-time members and there are 3 ex officio members as well. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on recommendation of a high power committee that is chaired by the prime minister himself. अभी why national human rights commission have failed to ensure human rights? तो 3 मेन कारण है why national human rights commission has failed to ensure human rights availability to people. तो सबसे बड़ा कारण है द चैलेंज ऑफ 3F. इनफैक्ट ये जो 3F का कॉन्सेप्ट है, द चैलेंज ऑफ 3F का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी बॉडी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या CVC हो, CBI हो, आप कह सकते हैं फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। कुछ ना सूझे तो कह देना कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू अ बैंडेड सॉल्यूशन, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर सही, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल हो और कुछ ना सूझे तो लिख देना कि द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ 3F। फंड की स्कार्सिटी है, फंक्शंस, इट डज नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इट फंक्शंस आर, एंड फंक्शनरीज मतलब इसके अपने डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है। उसके अलावा NHRC इज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक इट डज नॉट हैव पावर टू मेक बाइंडिंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, द कमीशन डज नॉट हैव पावर टू पनिश, द कमीशन एट बेस्ट कैन रिकमेंड कंपनसेशन, एंड दैट इज वाई critics including Supreme Court call it toothless tiger. सवाल ऐसा है, elucidate the role of National Human Rights Commission, discuss why NHRC is dubbed as toothless tiger. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी बॉडी है, क्रिएटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रोल प्लेड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या क्या रोल प्ले करता है? तो इट कंडक्ट्स इंक्वायरी इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट सजेस्ट्स कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, recommends suggestions to the government for preventing human rights violation, it recommends changes in the law in line of human rights, it visits jail and detention center for assessing the candidates in the it visits jails and detention center for assessing the conditions of the inmates. तो फिर एक ट्रांजिशन लाइन दे सकते हैं कि intervention of NHRC has helped ensuring justice in many cases like people affected with HIV, या NHRC की मदद से एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंश्योर कराया जा सका है। NHRC इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कर्बिंग कस्टोडियल डेथ, एंड रिसेंटली आप मेंशन कर सकते हैं कि हाउ NHRC इंटरवीन्ड फॉर एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन स्पोर्ट्स बॉडीज़। फिर आप सवाल पे आएंगे जो दूसरा मेन सवाल है कि वाई इट इज डब्ड एज टूथलेस टाइगर, देन यू विल से कि देयर आर सेवरल लैकुने टू इन द फंक्शनिंग ऑफ NHRC, prompting the Supreme Court to call it toothless tiger. तो क्या क्या लैकुने हैं? No binding nature of the advice, no power to punish, it faces the challenge of 3F, lack of fund, lack of functionaries. इसके अपने परमानेंट ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे भेजा जाता है NHRC में, तो NHRC में जो जाता है वो कुछ करता ही नहीं, सोचता हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं डिप्यूटेशन पे, हम क्या करें। तो NHRC डज नॉट हैव अ वेरी सेपरेट डेडिकेटेड स्टाफ। फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर इज़ नथिंग लाइक और अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री। तो NHRC को काम दिया गया है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने का, और देयर इज़ नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो NHRC फंक्शन क्या करेगा? दैट इज़ द बिगेस्ट रीजन वाई NHRC हैज़ बिकम क्लूलेस एंड अ टूथलेस टाइगर। राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, दीज आर सम इशूज एसोसिएटेड विथ NHRC। सिंपल सा कंक्लूजन लिख दिया है 2 लाइन का, गारंटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नेसेसिटी फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड फंक्शनल डेमोक्रेसी। तो ह्यूमन राइट्स की अवेलेबिलिटी तो जरूरी है ना डेमोक्रेसी कही जाने के लिए, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक NHRC effective. The next article is about one station, one product, and this topic is important for our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, दैट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द बजट, यूनियन बजट ऑफ 2022-23, इसकी मदद से हमारे देश के अंदर हर एक रेलवे स्टेशन को एक प्रोमोशनल हब की तरह डेवलप किया जाएगा फॉर शो केसिंग लोकल एंड इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अंडर दिस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट,
At railway stations, there will be allotted for showcasing, selling and giving high visibility to indigenous और local product. हर एक स्टेशन को अलॉट किया जाएगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा जाता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने वाले जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्ट को स्टेशन पे अवेलेबल कराया जाएगा बेचे जाने के लिए. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल्स में यूनिफॉर्मिटी रहे ताकि दूर से ही देख के लोगों को पता चल जाए कि ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला स्टॉल है. यूनिफॉर्मिटी इंश्योर कराने के लिए इसका डिज़ाइन कराया गया है बाय नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट. तो पूरे इंडिया भर के हर एक रेलवे स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो डिज़ाइन लगाया जाएगा, बनाया जाता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, दैट हैज़ बीन डिजाइंड बाय दिस नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट. दिस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान. करंट न्यूज़ सिंपल सा था कि अंडर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे 728 स्टेशंस आर कवर्ड इन 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी. सो फार कौन कौन से तरह के प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में कवर किए जाते हैं? फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफैक्ट्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, ऑल सच आइटम्स आर कवर्ड अंडर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट थर्स्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, छोटा सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव. छोटा सा नीचे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने हाल फिलहाल में एक रिसेंट स्टडी करके बताया है कि चैट जीपीटी जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस हैं, दे रिक्वायर अबाउट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर टू आंसर अबाउट 20 to 50 क्वेश्चन. क्यों भाई, इनको पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी ज़रा देखिए. वाटर इज़ यूज्ड इन मेंटेनिंग दिस एआई टूल्स टू रिमेन कूल. तो इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो प्रोसेसिंग के कारण जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और वो भी ऐसा नॉर्मल वाटर नहीं. दे रिक्वायर फ्रेश वाटर टू प्रिवेंट कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इस कारण से आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सिर्फ फ्यूचर में थ्रेट नहीं है, ये हो सकता है कि वो फ्यूचर में डिस्ट्रक्टिव हो जाएं. आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो प्रोडक्ट हैं उनका इन्वायरमेंट पर भी डिस्ट्रक्शन है. दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर एंड दैट इज वाई एआई टूल्स आर समटाइम्स नोन एज थर्स्टी एआई. सो यू कैन यूज दैट हाउ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर फुटप्रिंट फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई. तो इस तरीके से एआई का इन्वायरमेंट पे क्या निगेटिव असर पड़ता है उसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्स्टी एआई, वेयर यू कैन कोट दिस डेटा ऑल्सो कि हर 20 से 50 सवाल के लिए हाफ लीटर ऑफ फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑन इट्स स्टडीज अबाउट चैट जीपीटी. जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली लैंड पे कानून बना सकती है. Harit Sagar is associated with port operations. That's all from our side for today. Thanks for watching.